वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो? वेरी गुड। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो देखिए, टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। और हम हमारी एक पोइम को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम उस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में हैं, तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर आप इस समय डेफिनेटली देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पोइम तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके बारे में एक रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है साफ साफ, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है, किस चीज के बारे में बताता है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। और पोइम ये कैसे बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से उनका जो मूड था वो पूरी तरह से बदल गया। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। जो उसका पोइट का मूड था वो बदल गया, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। एंड हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और कैसे पोइट का मूड चेंज हो गया। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, आपको पता है क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं या फ्लेक्स हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे से टुकड़े हैं बर्फ के। और उससे चेंज जो मूड में आया था वो किसकी वजह से आया था। वो जो पार्टिकल्स थे ना, वो जैसे ही किसके ऊपर आकर के गिरे, पॉइंट के ऊपर। कौन है हमारे पॉइंट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। और जब मूड में चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव हुआ। ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स। फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स का मतलब है छोटे छोटे से टुकड़े ऑफ स्नो, बर्फ के। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े। द सडन शावर, शावर का मतलब होता है बौछार करना, फैलाना, बौछार होना। शावर जैसे कि हम लोग बाथरूम में शावर होता है ना, जिस तरह से हम शावर यूज करते हैं, नहाते हैं, शावर जो हमारे हेड के ऊपर लगा होता है, तो छोटी छोटी बूंदें आती हैं पानी की। इसी तरह से बरसात हुई, बौछार हुई, किसकी हुई? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की। इन द फॉर्म, के रूप में। ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, किसके रूप में? बर्फ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। चेंज द पॉइंट्स मूड, उसकी वजह से हमारे पॉइंट का मूड क्या हो गया? पूरी तरह से चेंज हो गया। तो बताओ कैसा चेंज हुआ, देखो जरा आगे। द पॉइंट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जो पॉइंट का मूड था पहले कैसे थे बेचारे? बहुत ही ग्लूमी थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, लेकिन अचानक से क्या हो गए? हैप्पी हो गए। जैसे ही बरसात हुई, जैसे ही बौछार हुई, जैसे ही शॉवर हुआ, किसका? डस्ट ऑफ स्नो का। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड का मतलब है तरोताज़ा फील होना, उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। एंड वॉन्टेड, और वो चाहते थे, टू इंजॉय, आनंद लेना, द रेस्ट, बचा हुआ, टाइम ऑफ द डे, उस दिन का बचा हुआ समय, वो उसका आनंद लेना चाहते थे और उसका आनंद भी वो ले पाए, मतलब बचे हुए समय का वो इस्तेमाल कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बताता है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पॉइंट। हमारे जो पॉइंट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो नेचर को, इस प्रकृति को कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारी कविता में। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो हमारे आंसर को सोचने के लिए उसकी कुछ मदद मिल सकती है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पॉइंट्स। व्हाट आर द बर्ड्स, कौन से पक्षी हैं दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पॉइंट्स, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर, ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर कविताओं में किया जाता है। पहले क्वेश्चन को समझें और उसके बाद लिखा गया है, डू यू थिंक द क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पॉइंट्स। और क्या आपको ऐसा लगता है कि एक क्रो को कविताओं में डिस्क्राइब किया जाता है, मेंशन किया जाता है, या उसे किसी चीज से कंपेयर किया जाता है। या व्हाट इमेज कम टू योर माइंड, और आपके दिमाग में कौन सी इमेज आती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब आप एक कोए के बारे में सोचते हो। तो डेफिनेटली देखो, जैसे मैंने पॉइंट में भी समझाया था, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे, मतलब ऑर्थोडॉक्स हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है कि कुछ ऐसा मानते हैं कि कोआ आ गया तो कोई को मतलब क्या मानते हैं? बैड ओमन।
ऑमन मतलब अपशकुन मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम पोइम्स पढ़ते हैं तो बहुत ही कम कोई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई को अक्रो इज नेवर कंसिडर्ड लाइक अ गुड सिंबल, एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो इसीलिए कुछ ये हमारे कवि हैं या हमसे जो प्रश्न पूछा गया है तो उसमें हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कविताओं में कौन कौन से पक्षियों की बात होती है, और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या आपने कोए को कभी कविताओं में देखा है, या फिर जब भी कोए की बात होती है तो आपके दिमाग में कौन सी बात आती है। ठीक है, तो देखिए आंसर इसका नीचे लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख पा रहे हो। आंसर नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है जनरली, सामान्यतः पोइट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज। जो हमारे कवि होते हैं वो उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स का, पक्षियों का, एंड ट्रीज का, और पेड़ों का, विच आर नोन, जिनको जाना जाता है, फॉर देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर देयर ब्यूटी बट आल्सो फॉर देयर गुड क्वालिटीज, और उनकी अच्छी विशेषताओं के लिए भी, जैसे कि पिकॉक, मोर की बात की जाती है, पैरट, तोते की बात की जाती है, कुकू, कोयल की बात की जाती है, ये आप इसे कहेंगे MYNAH, जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसके को कोयल और मैना, उस तरह से उस टाइप में है। एंड ट्रीज, और पेड़ों की, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और ऐसे पेड़ों की बात की जाती है जिनमें कैसे फूल आते हैं, कैसे फ्रूट आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, जो हमें कैसे लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। बट लेकिन हियर, यहाँ पे फ्रॉस्ट हमारे कवि हैज टेकन, ले चुके हैं, अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, उन्होंने एक अलग ही चीज को अप्रोच किया है, उन्होंने एक अलग ही चीज पर वो पहुंचे हैं। ही चोज आ क्रो, उन्होंने एक क्रो को चुना है, CHOOSE, चूज मतलब चुनना फर्स्ट फॉर्म है, CHOSE चोज सेकंड फॉर्म, उन्होंने चुना है एक कोए को, विच इज नॉट ऑफन यूज इन पोइम्स, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर कविताओं में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि काले रंग की चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि क्रो इज ब्लैक इन कलर। देखो क्रो का सबसे पहले कोई का रंग एक तो काला होता है, और उसके साथ साथ वेरी हार्श वॉइस, हार्श का मतलब है वेरी अनप्लेजेंट, जिसे आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए ज़्यादा लंबे समय तक, या नहीं सुनना पसंद करें, बहुत ही कठिन सी, बहुत ही चुभने वाली आवाज़ होती है कोई की, एंड इज बिलीव्ड, और ऐसा भी माना जाता है, टू बी अ सिंबल, एक संकेत होना, ऑफ बैड ओमन। बैड ओमन का मतलब है अपशकुन, जैसे कि हम लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई अपशकुन हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोए को भी क्या माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी हमारी नॉर्मल लाइफ में कोवे की प्रेजेंट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। थिंकिंग ऑफ अ क्रो, और जैसे हम कोए के बारे में बात करें कि जब हम कोए के बारे में सोचते हैं तो ब्रिंग्स, ये लेकर के आता है वेरी डिप्रेसिंग, बहुत ही ज़्यादा दुखद या बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक, एंड सोरोफुल, डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल, बहुत ज़्यादा चिंताजनक और बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाली पिक्चर्स, तस्वीरें, टू आर माइंड, हमारे दिमाग में। तो जब भी कोई की बात आती है तो हमारे दिमाग में कोई चीज़ ऐसी आती नहीं है कि हाँ अच्छा, नहीं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो कोआ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइक अ बैड ओमन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या ऐसे कौन से ट्रीज हैं तो जो सुंदर हैं उनका इस्तेमाल कवि करते हैं। और क्रो को क्या कभी आपने एक कविताओं में देखा है? नहीं, बहुत कम देखा होगा। और जब एक कोई की बात की जाती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में यही आता है, क्या? सोरोफुल और डिप्रेस्ड मूड। हमारा जो मूड है वो कैसा हो जाता है सोचने पर, मतलब कैसी चीज़ें, कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको, अच्छी वाली या बुरी वाली? बुरी वाली फीलिंग्स, मतलब डिप्रेसिंग और सोरोफुल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाउ इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए जरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कहा गया है, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। भाई ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? बता दिया ना मैंने आपको वीडियो में। धतूरे का पेड़ है, पॉइजनस ट्री है, बहुत ही जहरीला पेड़ है जो बिल्कुल भी किसी यूज का नहीं है, जिसे हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच आ मैपल और एन ऑक और अ पाइन। तो जिस तरह से और
हम यदि कविताओं की बात करें तो उनमें जिस तरह से मैपल का पेड़ है, ओक का पेड़ है, पाइन का पेड़ है, इनको यूज किया जाता है, तो कवि ने उस पेड़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसका आंसर हमें देना है। तो कवि ने उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे। आई होप आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कि सर हेमलॉक ट्री को इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि हेमलॉक ट्री को है ना एक बैड ओमन माना जाता है, जहरीला पौधा माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ अच्छा कभी किसी की लाइफ में कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर इसका क्या हुआ है, जस्ट ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि कवि के जो मूड में कैसा चेंज आया है, गुड चेंज आया है। तो देखिए जरा आंसर की तरफ, आंसर आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ से, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है आ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री है वो एक प्लांट होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही जहरीला, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, फ्लावर नहीं बोलेंगे, फ्लावर्स, बहुत ही जहरीला पेड़ होता है और सफेद रंग के फूल आते हैं। द पोइट, हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिड नॉट चूज टू यूज एन ऑक, मैपल और पाइन ट्री। हमारे जो पोइट हैं, कवि हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिडंट चूज, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, चुना नहीं, टू यूज, इस्तेमाल करना, ओक की ट्री का, मैपल का ट्री हो या पाइन का ट्री हो, इंस्टेड, के बजाय, इन पेड़ों के बजाय, ही चोज, CHOS, उन्होंने चुना, द हेमलॉक ट्री, जहरीले पेड़ को, धतूरे के पेड़ को, एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज, सारे के सारे सुंदर पेड़ों को, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में मौजूद हैं। हमारे कवि चाहते तो और पेड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते थे कविता में, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बैड ओमन को प्रेजेंट करना चाहते थे और जो सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं उनको तोड़ना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है, हर बार जब कोई की बात हो, हर बार जब धतूरे के पेड़ की बात हो, तो किसी की लाइफ में बुरा ही हो, ऐसा वो हमें बताना चाहते हैं। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इंस्टेड, के बजाय, इन चीजों के बजाय, ही चोज द हेमलॉक ट्री, उन्होंने क्या चुना भाई, हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को उन्होंने चुना, एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज, और सारे के सारे उन सुंदर सुंदर पेड़ों को छोड़ दिया जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली, वास्तव में, ही डिड सो, उन्होंने ऐसा पता है क्यों किया, टू प्रेजेंट, ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, हिज मूड एंड फीलिंग्स, कि उनका जो मूड था, उनकी जो फीलिंग्स थी, वो कैसी हो गई थी, एकदम जहर की तरह। मतलब वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, वो अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जा रहे थे। ही वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिप्रेस सिचुएशन। तो इसीलिए कहा कि जिस तरह से धतूरे का पेड़ है ना, वो जहरीला होता है, तो इसीलिए उनका जो दिमाग है वो भी कैसा हो गया, गंदे विचारों से या टाइम वेस्टिंग थॉट से क्या हो गया, भर गया। मतलब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत सारा समय व्यर्थ करने जा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है भाई, हाँ वेरी गुड, उन्होंने हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है। किसने किया है, हमारे पॉइंट ने। व्हाट इज द नेम ऑफ अ पॉइंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और पोइम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको जब पोइम पढ़ाई थी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन सर हाँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके तो और भी मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल डेफिनेटली मुझे पता है। हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। What do the crow and hemlock represent, joy और sorrow? तो देखो दोबारा वही बात आ रही है कि क्रो और हेमलॉक की यदि बात करें, एक कोवे की या एक धतूरे के पेड़ की बात करें, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे सामने किस प्रकार के भाव को लेकर के उपस्थित होते हैं, वो हमारे सामने क्या प्रस्तुत करते हैं, एक जॉय को, खुशी को, या सोरो को, या फिर ग्लूमीनेस को। तो वो हमारे सामने बताओ खुशी लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं। हाँ, मुझे पता है आप क्या आंसर दे रहे हो। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो, क्या डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट से दैट द क्रो, जो कि वो कोवा, शेक्स ऑफ, शेक का मतलब है हिलाना, और शुक मतलब हिला करके, शुक डाउन आया था हमारे पोएम में, हिला करके नीचे पटका, नीचे गिराया, तो वह दैट द क्रो शेक्स ऑफ, वो जो कोवा है ना, वो शेक्स ऑफ, हिला करके झाड़ देता है, या अपने शरीर से उन टाइनी पार्टिकल्स को हटा देता है, अलग कर देता है। अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से स्टैंड फॉर मतलब उस चीज का क्या अर्थ अपने आप में वो निकाल करके लेकर आता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो।
कि क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या किस चीज़ के रूप में प्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जॉय है या सोरो है। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो है, कोवा है, सेक्स ऑफ हिलाता है अपने शरीर को और उसको हटा देता है। हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री की बात करें, वो किस चीज़ को प्रस्तुत करता है? देखिए आंसर में ज़रा, आंसर आपको दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, देखिए ज़रा। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, क्लो जो क्रो है, कोवा है, और जो हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? सोरो एंड डिप्रेशन, दुख और तनाव और चिंता। फेल्ट बाय द पोइट, जो कि किसके द्वारा महसूस किया गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ड का मतलब समझते हो? भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित ये जो संसार है, एक ऐसा संसार जिसमें हम किस चीज़ के पीछे भागते हैं? फिजिकल गेन्स। फिजिकल गेन्स का मतलब है मटेरियल थिंग्स, मतलब मटेरियल थिंग्स मतलब हम अपने स्पिरिचुअल एम्स को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, हम तो बस मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। मटेरियल चीज़ों से मतलब का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगती हो मटेरियल रूप में, जैसे कि एक एग्जांपल हम लें, चलो आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आजकल लोगों को आईफोन लेना बहुत पसंद होता है, तो मतलब उस चीज़ से क्या है, बस वो एक मटेरियल डिज़ायर है, मटेरियल चीज़ के लिए प्रति वो डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए। बाकी उससे हम कभी किसी भी इंसान को स्पिरिचुअली कभी किसी चीज़ को बेनिफिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो जो सभी लोग आईफोन रखते हैं वो ही सारे अच्छे हैं, जिनके पास आईफोन नहीं है वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो मटेरियल चीज़ों का मतलब समझें, भौतिक सुख सुविधाओं से लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह से, तो देखिए मटीरियलिस्टिक वर्ड की बात की जा रही है, जिस संसार में हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए। तो द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इज द सिंबल, वो प्रतीक हैं, ऑफ नेचुरल जॉय, प्राकृतिक सुखी भावना का, प्राकृतिक सुख का, एंड एनर्जी, एनर्जी का, उत्साह का। द डस्ट ऑफ स्नो, वो जो धूल के कण हैं, धूल के कण से मेरा कहने का मतलब है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्लेक्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, दैट द क्रो सेक्स ऑफ, जिनको वो कोवा है हिला करके अपने शरीर से अलग कर देता है, ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री में। मीन्स उसका मतलब है पासिंग थ्रू द सैड, पासिंग थ्रू द सैड, कहाँ से होकर के निकलना? सैड, उस दुख में से होकर के निकल जाना। एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स, और उन डिप्रेसिंग मोमेंट्स में से निकल जाना। पिडेट इज एंटरिंग इनटू द टाइम, और उस सिचुएशन में से निकल करके एक फुल ऑफ जॉय, आनंद वाली, मजे वाली सिचुएशन में आ जाना। एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, मतलब यू आर गोइंग टू सी जस्ट ब्राइटर साइड, आपको पॉजिटिव वे में देखना है, ना कि नेगेटिव वे में। तो जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हमें भी कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए भाई? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा हेमलॉक ट्री की बात करें, क्रो की बात करें, तो वो सैड, जो हमारे पोइट थे पहले सैड मूड में थे, डिप्रेसिंग मूड में थे, अचानक से उनका मूड कैसा हो गया? चेंज हो गया, वो हैप्पी हो गए, वो जॉयफुल हो गए, खुशी हो गए, ऑप्टिमिज्म उसके अंदर फीलिंग आने लगी, आशावादी वो हो गए, वो गुड और ब्राइटर थिंग्स की तरफ देखने लगे। तो इस तरह से बात की हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। पहले तो बात की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट से, तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। हैव देयर बीन टिलनेस व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, तो क्या कभी ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ है जब आप लोगों ने डिप्रेस्ड या होपलेस आप लोगों ने फील किया है? यदि ऐसा कुछ किया है तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल ऐसा ही मूवमेंट की तरह, दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, जिसकी वजह से उस दिन तुम्हारा पूरा क्या बदल गया? मूड बदल गया। तो आप याद कीजिए आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप पहले बहुत ही ज़्यादा सैड थे, डिप्रेस थे, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपने कुछ ऐसा देखा, उसकी वजह से आपका सैड मूड क्या हो गया? हैप्पी मूड में चेंज हो गया।
जाता हूँ, और जो कि ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान को कभी ना कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी ऐसा फील हुआ है, लेकिन समटाइम्स, कभी कभार सच मोमेंट्स, ऐसे कुछ क्षण हैं वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स, कुछ दूसरे लोगों के बिहेवियर, व्यवहार से या एटीट्यूड से हुए हैं, और समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट, कभी कभार मेरी खुद की वजह से भी हुए हैं। ऑन वन ओकेजन, और एक समय की बात है, व्हेन आई वाज वेरी अपसेट, जब मैं बहुत ही ज़्यादा क्या था, अपसेट था, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, तो मैं घर से निकल पड़ा चलने के लिए, वॉक के लिए, मतलब मैं पैदल निकल पड़ा वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, चलने के लिए, वाइल वॉकिंग इन द पार्क। और मैं जाता जाता वही घूमता हुआ कहाँ पहुंच गया, पार्क में। और जब मैं पार्क में पहुंचा तो आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बेबी को देखा, लड़की को देखा, प्लेइंग विद अ पपी। पपी जानते हो? हाँ, डॉग्स। हाँ, पिल्ले का, सॉरी, कुत्ते का जो बच्चा होता है, जिसे आप लोग पिल्ला कहते हो, पपी। तो उसको मैंने देखा, एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, वो पपी के साथ खेल रही थी, इम्प्रेसिंग, EMBRACE, इम्प्रेस वर्ब होती है, फुल वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गले लगा लेना, खुशी से, प्यार से गले लगा लेना। तो वो बच्ची क्या कर रही थी, प्यारी सी उस पपी से खेल रही थी, उसको गले लगा रही थी, एंड फीडिंग हिम, FEED, फीड मतलब खिलाना, उसको जो भी उसको पेडिग्री वगैरह जो भी उसके पास था वो उसको खिला रही थी। अब ये सब कुछ देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, द लिटिल जॉय, थोड़ी खुशी जो मुझे मिली, दैट दे शेयर्ड, जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर की, चेंज्ड माय मूड, मेरे मूड को, मेरी मनोदशा को, मेरे मनोभाव को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। एंड आई फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो उसी तरह कवि की तरह मुझे भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। मैंने उस बच्ची को देखा, वो खेल रही थी, और उसके साथ साथ इस तरह से मैंने भी अपने टाइम को, दिन के समय को बचा लिया, और मेरा भी जो बैड मूड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गुड मूड में। एंड आई ऑल्सो ज्वाइंड, और मैं भी शामिल हो गया, द टू, एंड प्लेड विद दैम। तो अब हम भी, अब मैं भी, हम दोनों साथ साथ खेलने लगे, हम द टू एंड प्लेड विद दैम, उस पपी के साथ, उस प्यारी सी बच्ची के साथ। मैं भी थर्ड पर्सन था जो मैं उसके साथ ज्वाइन हो गया, शामिल हो गया, और इस तरह से मैंने अपने बैड मूड को गुड मूड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी बात हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, जिन्हें आप वीडियो में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, पॉइंट भी हम समझ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए, एक पॉइंट हमारी कंप्लीट होती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखें, अपनी नोटबुक में नोट करें, और उन्हें आप लर्न भी करें, ठीक है ना, और वर्ड मीनिंग्स को भी लर्न करें, और पॉइंट को दोबारा से पढ़ें, समझें। आई होप आप ऐसा ज़रूर करोगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लें, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ ध्यान से पढ़ें, घर पर रहें, मस्त रहें। और अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बेटा।